राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान संपन्न हो गया है। प्रदेश की 12 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को तो शेष बची 13 सीटों पर शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को वोटिंग हुई है। अब राजनीतिक दलों के नेता और जनता 4 जून को आने वाले रिजल्ट का इंतजार कर रही। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर मतदान का कुल प्रतिशत करीब 61.60 रहा है। हालांकि 2019 की अगर बात करें तो मतदान का प्रतिशत 66.12 था, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव की आंकड़ा बताता है कि वो 63.10 था। मतलब इस बार मतदान में 5% की कमी आई है। चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान में मतदाताओं की संख्या 5,35,08,010 है। वहीं प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों के लिए कुल 266 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से 247 पुरुष और 19 महिलाएं थीं। 25 लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन आपको बता दें, बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनता ने किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया है। प्रदेश की जनता को क्या अपेक्षाएं हैं अपने भावी सांसद से। देखिए जनता के मुद्दे, जनता की राय, जनता की जुबानी एनडीटीवी के चुनावी चौपाल में। राजस्थान के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार चुनावी घमासान है वो चल रहा था, लेकिन 26 तारीख के बाद अब राजस्थान की सभी 25 सीटों के ऊपर मतदान है वो संपन्न हो चुका है। सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला वो ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन आखिर जनता ने किन मुद्दों के ऊपर वोट किया, क्या मुद्दे रहे और अब तो सांसद चुनकर आएंगे, उनसे जनता को क्या उम्मीदें हैं, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस बार मतदान है वो अनुमान के मुताबिक कम रहा, लोग घरों से कम निकले। विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर मतदाता है उनमें उतना उत्साह है वो नजर नहीं आया मतदान को लेकर। लेकिन ये आखिर संकेत है वो किस ओर जाते हैं, इसका लाभ क्या कांग्रेस को मिलेगा या फिर भाजपा को मिलेगा, ये तो 4 जून के दिन जब परिणाम आएंगे, जब ईवीएम की जो पेटियां खुलेगी तभी साफ हो पाएगा। लेकिन आखिर जनता के क्या मुद्दे रहे और क्या सोचती है जनता, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या सोचती है जनता। सर, सबसे पहले आपका नाम। इंद्राज सारंग। सर, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट है जनता ने किया और क्या मुद्दे रहे चुनाव के अंदर। सबसे बड़ा मुद्दा तो इस चुनाव में किसानों का रहा है। किसान है वो बुरी तरीके से परेशान रहे। पीछे जो आंदोलन किया उसका पूरे भारत में यदि देखा जाए तो किसान है वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं मानता हूं विपक्ष इतना मजबूत नहीं था, फिर भी एक चीज नई चीज देखने के लिए मिली है। इसमें ये मिली है कि इसमें जितने जो वोटर हैं, वोटरों में अंडर करंट दिखा है। वोटरों ने खुल के वोटिंग की है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। और वोटिंग प्रतिशत जब भी कम होता है वो हमेशा कांग्रेस के पक्ष में भी जाता है। तो इसे ये कयास भी लगाया जा रहा है, जैसे SC/ST है और किसान वर्ग है और मुस्लिम वर्ग है, इन 4 वर्गों ने एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की है। इन लोगों को ये लगने लग गया कि इस बीजेपी से कोई अपना भला नहीं हो सकता है। किसानों की जिस सीट पे भी किसानों का दबदबा रहा है वहां बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में मैं मानता हूं कि राजस्थान की जो रणनीति थी वो बीजेपी की शुरुआती चरण में जैसे राहुल कसवा की जो टिकट काटी गई थी उस समय ही बीजेपी यहाँ से राजस्थान में बैकफुट पे आ गई। राजस्थान में बड़ा एक राहुल कसवा के समाज का वोट है, उससे काफी किसान है वो आक्रोशित हो गए। उसकी वजह से सीकर में बीजेपी वो पिछड़ गई, उसके बाद में झुंझुनू में बीजेपी वो पिछड़ गई, चूरू में पिछड़ गई, बीकानेर में भी किसानों ने वोट बीजेपी के पक्ष में नहीं किए, गंगानगर में भी यही स्थिति रही। यदि ये देखा जाए तो सबसे युवा भी इस चुनाव में काफी आक्रोशित नजर आए। युवाओं को जिस तरीके से जो बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है उससे भी युवाओं में रोष पैदा हो गया कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, भारी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। और व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग साइलेंट रहा है। व्यापारी वर्ग चारों ओर यदि देखा जाए तो किसी भी व्यापारी, जैसे कपड़े का व्यापारी को देख लो, अदर जिन्स के यदि हम बात करते हैं तो व्यापारी वर्ग भी आंतरिक रूप से परेशान है। कुछ ऐसी नीतियां आई है उसकी वजह से व्यापारियों को परेशान होना पड़ रहा है। मैं मानता हूं हो सकता है इसे टैक्स में वृद्धि हुई होगी, काफी सुधार हुए होंगे, लेकिन प्रथम प्रायोरिटी ये रहती है, हाँ गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए, लेकिन जब तक व्यापारी को फायदा नहीं होगा, यदि आप सीधा गवर्नमेंट के खाते में टैक्स जाता रहेगा तो वो
ना तो वो लंबे समय तक सरकार चल सकती है और ना ऐसे सिस्टम में व्यापारी लंबे समय तक अपनी आजीविका है वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मानता हूं कि पूरे भारत में जिस तरीके से जो प्रतिशत मतदान कम हो रहा है उसका मुख्य कारण बेरोजगारी है, किसान है, महंगाई है, इन मुद्दों पे फोकस हुआ है। और मैं मानता हूं कि नेताओं की बातों में अब की बार पब्लिक नहीं आ रही है। पब्लिक ने ये ठान लिया है कि अपने को जो अच्छा लग रहा है उसकी तरफ वो वोटिंग कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने कहा कि जनता है वो मोदी सरकार के खिलाफ रही, इतना उत्साह नजर नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि यदि खिलाफ होती तो वोटिंग और ज्यादा होती? क्योंकि जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो ऐसा माना जाता है कि सत्ता के खिलाफ बढ़ा है, सत्ता के खिलाफ आक्रोश था इसलिए बढ़ा है। दूसरा, आपने कहा कि जिस प्रकार से मोदी के खिलाफ, लेकिन आपको नहीं लगता कि चुनाव है, चूरू का चुनाव की बात करें तो चूरू का चुनाव पूरा जातीय आधार पर लड़ा गया, बड़े मुद्दे वो गोल रहे, राष्ट्रीय मुद्दे वो गोल रहे हैं, आपको नहीं लगता? चूरू जिला है, इसमें 80% किसान हैं। और एक दूसरा सिस्टम ये भी रहा कि जैसे चुनाव का जो टाइम था उसमें शादियों का भी अच्छा असर देखने को मिला और किसान है वो प्रत्येक किसान अपने खेत में था। और दूसरी चीज ये माने कि जैसे ये कांग्रेस का मैनेजमेंट था वो भी कमजोर नजर आया जिसकी वजह से वोटिंग कम हुई और बीजेपी का भी जो मैनेजमेंट था वो कमजोर नजर आया। ऊपर यदि देखा जाए तो नेताओं में मानते हैं कि वो स्टेज पे बैठना और ये कार्य सब ठीक लग रहा था, लेकिन धरातल पे दोनों पार्टियों के नेताओं ने मेहनत नहीं की। ना कई जगह पर्चियों का अभाव मिला, कई जगह साधनों का अभाव मिला, कई जगह एजेंट भी नहीं बैठे। दोनों पार्टियों में यदि देखा जाए तो ये मिला जुला असर देखने के लिए मिला। अंकल, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुंजय बिहारी लोढ़िया है। उम्र कितनी है अंकल? मेरी एज है 65। सभी वोट डाल के? हाँ, सभी वोट डाल के। आंटी आज भी आपके कहने से डालती है, अपने हिसाब से डाल? नहीं, हम तो पूरे एकल बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते हैं। क्या आजकल क्या मानते नहीं बुजुर्ग आपके? एक तरफा ही है पूरा परिवार। आपके क्या मुद्दे रहे अंकल, किन मुद्दों को लेकर वोट किया? हमने तो यही मुद्दों को लेकर वोट किया कि ये सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे व्यापारी के लिए क्या, किसान के लिए, सबके लिए ठीक है। इन्होंने देहातों के अंदर बहुत सुविधाएं दी है, टॉयलेट वगैरह की भी। इसके अलावा ये जो कांटे लगे हुए हैं जगह जगह पे, सरकार ने भाव भी ऊंचे दे रही है, खूब भाव बढ़ाया भी है 2-3 सालों में। धीरे धीरे इन्होंने अपने 10 सालों के अंदर अच्छे रेट 1000 रुपये कुंटल करीब इन्होंने फसलों के बढ़ा दिए। किसानों के लिए सरकारी और क्या कर सकती है? नए जो सांसद चुन के आएंगे उनसे आपको क्या उम्मीद है? उनसे यही उम्मीद है कि वो किसानों के, व्यापारियों के हित के अंदर ही बढ़ेंगे। हम व्यापारी भी यही चाहते हैं कि हमारे व्यापार में गवर्नमेंट का अच्छा सहयोग रहे और व्यापारियों को भी सब तरह की सुविधाएं मिले। मंडियों में, हमारी कृषि मंडियों में सुविधा चाहते हैं हम, धीरे धीरे वो भी बढ़ेगी। अच्छे आगे हमारी ये बीजेपी गवर्नमेंट आवे तो, और इससे सबको फायदा मिलेगा, किसानों को भी अच्छा फायदा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और किसानों की गवर्नमेंट आए, किसानों के लिए कुल मिला के, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए सुरक्षा बढ़ेगी। और लोगों से बात करने की कोशिश करें। भैया, आप युवा हो, हवा है वो इस बार किस ओर बह रही है? किन मुद्दों को लेकर जनता ने वोट किए? देखो, हमारे चूरू के अंदर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों पलड़े एक जैसे दिख रहे हैं और वास्तविक देखें तो दोनों ने कोई मेहनत नहीं की। और शादियों का सीजन था, वोटिंग भी बहुत कम हुई है। अब पोजीशन ये लग रही है जिस आधार पे देख रहे हैं। देखो, अब कसवां जी मजबूत दिख रहे हैं, जिन्होंने किसानों के लिए इतना मतलब बड़ा काम किया, जो अपने राजस्थान में नंबर 1 पे है। तो पोत देखने के अंदर तो यही लग रहा है कि देखो उनका पलड़ा भारी लग रहा है इधर। और हमारी रही बात, हम जैसे व्यापारी हैं, हमारी सोच तो राजस्थान गवर्नमेंट से ही रहती है कि जो मंडी, जो KKF लगा रखा है, ये सबसे बड़ा व्यापारियों के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। किसी अदर स्टेट के अंदर जाए ना तो ये चीजें नहीं है। जो अपने राजस्थान के अंदर जो कृषि कल्याण शुल्क लगा रखा है, इसमें व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और हम अब क्या बताएं, हम तो गुजारिश कर चुके हैं अपने व्यापार मंडल जो पूरा राजस्थान का है, उनसे, उनको भी लेटर दे चुके हैं, लेकिन हमारे इस चीज की कोई सुनाई नहीं हो रहा है। वास्तविक हम व्यापारी दुखी है इस चीज की। 4 जून को जो सत्ता पर नई सरकार काबिज होगी, कितनी उम्मीदें उससे है? क्या लगता है कि किसानों की, व्यापारियों की, नौजवानों की समस्या हल करेगी वो सरकार? देखो, अगर गवर्नमेंट ऐसे कदम उठाती है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब 4 जून को क्या रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा। कितने प्रत्याशी थे चूरू में, पता है आपको? शुरू में तो विशेष वैसे देखें तो 2 ही प्रत्याशी हैं और दोनों है ना एक दूसरे से दबंग है। चूरू में टोटल 13 प्रत्याशी थे, आप कितनों को जानते? देखो, हम तो वास्तविक में 2 ही जानते हैं, जाजड़िया जी है और कसवां जी है। तो लोगों से बात करें। अंकल, क्या नाम आपका? भागीरथ डूडी।
भागीरथ जी, अब चुनाव की बात करें, चूरू के चुनाव की बात करें तो इस बार क्या चूरू का चुनाव राहुल वर्सेस देवेंद्र झांझड़िया रहा या फिर राहुल वर्सेस राजेंद्र राठौड़ रहा? बिल्कुल, ये आप जो पूछ रहे हो ये बात सही है। राहुल जी कस्बा वैसे राजेंद्र जी राठौड़ है इसमें 50%, और 50% इसके अंदर मैं मानता हूँ मोदी जी फैक्टर और राहुल कस्बा का कांग्रेस का रहा है। जो मोदी जी के अंदर जो नीतियां जो लागू किसान के, मजदूर के, व्यापारी के और कर्मचारी के, छोटे व्यापारी के लिए बहुत नुकसान, जो नीतियां आई है ना धरातल के ऊपर बहुत नुकसानदायक है, कोई फायदा वाली नीतियां लागू नहीं की है। भावों में आज बाजार के अंदर कोई टिक नहीं पाता। यहाँ स्थिति ये है कि हम मंडी में बैठे हैं लेकिन व्यापारी की छोटे से लेके बड़े तक की इतनी स्थिति खराब है जो पूछो मत बात। इनकी नीतियों में जैसे अभी श्याम जी ने बताया था कृषक कल्याण लगा रखा है, ये भरपाई सरकार टैक्स हमारे से ले रही है, हर दुकानदार दे रहे हैं, लेकिन उसकी जेब खाली है, व्यापारी की जेब खाली है धरातल के अंदर। तो इनकी नीतियां मैं तो कहता हूँ अच्छी नीतियां नहीं है। किसान की विपरीत है, मजदूर के भी विपरीत है, कर्मचारी के भी है, व्यापारी के भी विरुद्ध के महीने। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर अगर मोदी जी की सरकार अगर बनती है तो मन उम्मीद नहीं लग रही है कि क्योंकि पिछले 10 सालों में कुछ करके धरातल में नहीं दिखा पाई तो आगे भी मोदी सरकार है वो राम मंदिर का बोल रही है, इसके अलावा धारा 370 का बोल रही है। आपको नहीं लगता कि इनके प्रभावशाली रहे राजस्थान चुनाव में? बिल्कुल मैं नहीं मानता, कुछ नहीं है। राम मंदिर किसके नहीं है? आज से 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने राम भगवान का, जो सुबह उठते हैं 5 बजे 4 बजे ना तो भगवान का नाम लेके उठते हैं, जो रात के 10 बजे सोते हैं राम मंदिर। मोदी जी ने क्या बना दिया? राम मंदिर बनाने से वहां रोजगार मिल गया क्या? वहां आज मरीज मर रहे हैं, उसके लिए क्या राम मंदिर का नाम लेने से वहां से इलाज हो जाएगा उसका? आज किसी के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, क्या राम मंदिर में वहां पानी की व्यवस्था हो जाएगी? भगवान जो आज हिंदू धर्म है, मैं हिंदू धर्म हूँ, भगवान से सुबह उठते हैं, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। सारे राम मंदिर हर घर में बना रखे हमने, वो बना दिया एक धरातल है। बहुत बड़े बड़े आज से जो अंग्रेज थे 200 साल पहले उस टाइप का बड़ा बड़ा मंदिर है, और महाराजा आज अगर उनको स्वार देते तो क्या होता? मैं नहीं मानता कि राम मंदिर से कुछ कोई फर्क पड़ेगा। आपका नाम? एक जातिवाद भागी डूडी, इससे एक जातिवाद ज्यादा जहर खा। अभी ये मोदी जी भाषण दे गए राजस्थान के अंदर, ये मंगलसूत्र छिनेगा, सोना बिक जाएगा, ये आ जाएगा, वो दूसरी पार्टी आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी के राज के अंदर आज बेरोजगारी, आज शिक्षित नौजवान सड़कों पर ये हालत हो रही है उनकी, लोगों घरों में पैसा लगा के हम पानी आता है उनकी समस्या सुन के, ये हालत हो रही है। तो इसलिए मैं तो निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार की जो नीतियां है बहुत कुठाराघात है। मजदूर तबकों, किसान आज बेरोजगार हो रहे, लोग दर दर की ठोकरा खा रहे, कितने कितने पैसे लगा के बेचारे कॉलेजों में जा जाके बच्चा बच्ची आगे आ रहे हैं, आज उनको कोई दे रहे नहीं है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि मोदी जी की सरकार नहीं आनी चाहिए। इन साहब का कहना है कि राम मंदिर बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं हावी रहा, लेकिन भाजपा है वो कमोबेश इसी मुद्दे पर है वो चुनाव लड़ रही है। हालांकि जब अयोध्या के अंदर जब कार सेवकों की हत्या हुई थी, जब तो तत्कालीन अखबार था वहां पे आज अखबार, तब एक आज अखबार के अंदर बड़ी सी हेडिंग छपी थी कि जलियांवाला कांड से भी बड़ा कांड अयोध्या में हो गया। हालांकि भाजपा इसे मुद्दा बना रही है, लेकिन जनता बोल रही है कि शायद मुद्दा इतना प्रभावी नहीं है। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? मुद्दे क्या रहे? क्या नाम आपका? धर्मपाल हुड्डा। किन मुद्दों को लेकर वोट किया? नहीं, वोट एक्चुअली मैंने तो इस टाइम पे किया ही नहीं, मैं यहाँ पे था नहीं। बाकी मुद्दे यही है कि गवर्नमेंट के कोई मुद्दे है ही नहीं ना, ये लोग सिर्फ झूठ का काम है इनका। हर कोई ये मुद्दे की बात कर रहे हैं। अभी आपने सुना है कोई मुद्दे, कोई किसान की, कोई गरीब की? कुछ हुआ? अभी 4 महीने पहले गवर्नमेंट बनी है, अभी हमारा 20-20 हजार रुपये का टैक्स आ गया है, आज तक कभी नहीं आया। तो वो गरीब आदमी तो हो गया ना उसका तो काम। और मुद्दे के तो खाली एक दूसरे के ऊपर पूरे दिन झूठ के सिवा दूसरा काम ही नहीं है। वो उसके ऊपर लांछन लगा रहा है, वो उसके ऊपर लांछन लगा रहा है। तो मुद्दे है क्या? मुद्दे की तो ये लोग कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आप बताओ कि कौन से मुद्दे की ये लोग बात कर रहे हैं? आप चुनाव वाले दिन यहाँ पे नहीं थे, परिवार के सदस्यों ने वोट किया? हाँ, परिवार के आधे सदस्यों ने वोट किया। आधे सदस्य नहीं तो वो आधे थे नहीं ना, तो वो गंगानगर से चला के वोट देने। ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, तमाम प्रकार की बातें होती हैं, हम सरकारों को कोसते हैं, हम कहते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिए, और बहुत सारी बातें होती है। लेकिन जब मतदान का दिन आता है तो हम अपने घरों में रहते हैं। हमें इस और भी ध्यान देना चाहिए कि जब हम सवाल पूछते हैं तो सवाल इसीलिए पूछते हैं कि हम उन्होंने वोट देकर हमने उनको चुना है, लेकिन हम जब वोट देने नहीं जाते तो हम सिर्फ वो सवाल पूछने का अधिकार भी खो देते हैं। इस बार चुनाव की बात करें तो बेहद कम वोटिंग हुई है, तो ऐसे में
60% के आसपास वोटिंग राजस्थान के ओवरऑल देखें तो रही है। तो ऐसे में 40% लोगों ने अपना मतदान अधिकार खो दिया, तो उन लोगों के अधिकार भी नहीं बचता है सवाल पूछने का। वोट करना चाहिए सभी को। भैया क्या नाम आपका? परसाराम विश्व। परशुराम जी, क्या मुद्दे रहे युवाओं के? युवा हो आप, किन मुद्दों को लेकर युवाओं ने इस बार वोट किया है? युवाओं ने इस बार बहुत ही समझदारी से काम किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और विकास के मुद्दों पे वोट किया है, न कि किसी धर्म, राजनीति और अन्य मुद्दों पे वोट किया। और मोदी सरकार से जो अपेक्षा थी पिछले 10 सालों से देखा है, उन अपेक्षाओं पे मोदी सरकार खरी नहीं उतरी। इस विशेष बात से युवा और किसान और देहात के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। आपके गाँव के अंदर शहरों के नेता आए सभा करने के लिए? बिल्कुल, सभी पार्टियों के नेता लोग आए थे, अपने अपने विचार, अपने अपने बात रखे गए। बाकी लोगों ने, छत्तीस बिरादरी ने अपने समझ से कांग्रेस के पक्ष में और भाजपा के खिलाफ वोट किया। नेताओं के भाषणों में क्या नजर आया इस बार? जातिवाद नजर आया या फिर विकास नजर आया? क्या, किन मुद्दों को लेकर नेता हैं वो आपको लुभाते हुए या वोट मांगते हुए नजर आए? जातिवाद वाली विशेष कोई बात नहीं थी, सभी ने विकास के एजेंडे की बात रखी। बाकी लोगों ने पिछले जो 10 साल में विकास नहीं किया उनको नकारा है, और जो आगे विकास करने की अच्छी इच्छा रखते हैं उनको वोट दिया है। आपके हिसाब से वो पहले काम कौन से होने चाहिए जो नए सांसद को करने चाहिए? क्योंकि अपने यहाँ की बात करें, चूरू की बात करें, तो चूरू के अंदर दोनों ही सांसद हैं, वो दोनों ही प्रत्याशी है। जो भाजपा कांग्रेस की बात करें, चाहे राहुल कसवा हो या फिर देवेंद्र झांझड़, दोनों ही युवा है। एक राजनीति के मंच में खिलाड़ी है तो दूसरे खेलों के अंदर बड़ा नाम करने वाले हैं देवेंद्र झांझड़िया। क्या उम्मीदें आपको उन दोनों प्रत्याशियों से, कोई चुन के आता है तो? सरदारसर से जो हनुमानगढ़ रेल लाइन है, ये चूरू जिले का मुख्य मुद्दा है। गांव देहात के मुद्दों में देखिए तो नहर का मुद्दा मुख्य है, उसके बाद शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सभी मुद्दे हैं। और देवेंद्र जी झाझड़िया बहुत अच्छे खिलाड़ी है, खेल में अपना अच्छा नाम कर रहे हैं। बाकी राजनीति में मंजे हुए खिलाड़ी राहुल कसवा है, और पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा काम किया, और आगे भी उनसे हम इतनी अच्छी उम्मीद रखते हैं। सर, भैया ने काफी काम गिनाए हैं, आपको लगता है कि इन कामों के ऊपर वोट मांगे गए इस चुनाव के अंदर, चूरू के चुनाव के अंदर, या फिर जातीय आधार पर चुनाव लड़ा गया पूरा? देखो, जाति आधार पर ज्यादा है। इस बार लोगों ने बीजेपी से परेशान हो गए। बीजेपी ने सिर्फ पंचायत से लेकर दिल्ली तक एक ही बात है, राम मंदिर। राम मंदिर के अलावा उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ उस पे चलते और कोई मुद्दा नहीं थे। सिर्फ मोदी और राम मंदिर, दो पे वोट है। आपको क्या लगता है कि जनता आखिर क्या सोचकर वोट किया है? और इस बार बहुत सारे मतदाता हैं वो घरों से कम निकले, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हो? बीजेपी सरकार से परेशान थे। बीजेपी सरकार से परेशान है इसलिए वो घरों से नहीं निकले। में कुछ नहीं किया उसको पता चल गया कि मशीनों में गड़बड़ हो रही है, वोट देने से फायदा नहीं है, वोट जाए दे किसी को, जाए बीजेपी को, ऐसे सोच के लोग वोटिंग कम करिए और उनको मुद्दा खास है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट को देख के हम शक के आधार पर किसी मशीन को, किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, सवाल नहीं उठा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट तो वो वीवीपैट दिखा दो पूरे 100%, वो भी नहीं दिखा रही। एक दो जगह मांग सकते हो आप। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव के अंदर? सरकारों को क्या करना चाहिए आखिर किसानों के लिए, युवाओं के लिए? किसानों के लिए सब बड़ी क्लेम क्या होना चाहिए? उद्योग का दर्जा दो, और किसानों के लिए सबसे बड़ा बीमा क्लेम होता है, उसको ध्यान देना चाहिए। चूरू की बात करें तो चूरू के अंदर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है आपको? किसकी, क्या नाम आपका? बलवीर मुंड। बलवीर ये कहना कि राहुल कसवा है वो चूरू के अंदर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हम राजस्थान की 25 सीटों की बात करें तो इस बार जो पहला फेज रहा, जहाँ पर 12 सीटों के मतदान हुआ, वहाँ पर कई सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कांटे का मुकाबला है वो बना हुआ, जिनमें चूरू है, गंगानगर है या फिर झुंझुनू है, इसके अलावा भरतपुर है, दौसा है। इन सीटों के ऊपर लगातार काफी कांटे का मुकाबला बना हुआ है। संघर्ष करते हुए कांग्रेस और भाजपा वो दिखाई दे रही है। हालांकि बीकानेर है, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी क्षेत्र, यहाँ पर बीजेपी है वो बढ़त बनाए हुए दिखती है। इसके अलावा जो 13 सीटों के ऊपर मतदान हुआ दूसरे फेज में, वहां पर देखें तो वहां पर भाजपा है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें ऐसे जहां पर कड़ा मुकाबला है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनमें बाड़मेर की सीट है, इसके अलावा टोंक जो सीट है वहां पर भी काफी टफ मुकाबला। इसके अलावा अधिकांश सीटों पर भाजपा वो बढ़त बनाते हुए दिखाई देती है। हालांकि जब फैसला आएगा तभी साफ हो पाएगा कि आखिर किस और जनता का रुझान हो गया है। सर, बात करें तो चूरू के आखिर वो कौन से प्रमुख मुद्दे रहे और क्या चाहिए चूरू को? चूरू का पिछला ये जो चुनाव हुआ है उसमें मुख्य मुद्दा ये रहा है, राहुल कसवा ने चूरू जिले में 7200 करोड़ का जो क्लेम करवाया था, उसके बदौलत राहुल कसवा के साथ चूरू जिले के किसान रहे हैं कि राहुल कसवा के पक्ष में वोट दिए हैं। और मैं ये मानता हूँ
चारों ओर आप लोगों ने भी सुना है कि राजेंद्र राठौड़ ने राहुल कसवा की टिकट हटा दी। ऐसा कुछ नहीं है। बीमा कंपनी हमारे यहाँ चूरू जिले में रिलायंस है, वो काम कर रही है। रिलायंस के अंबानी के द्वारा ये पूर्व से प्रायोजित कार्यक्रम था कि राहुल कसवा की है वो टिकट काटी जाए और यहाँ दूसरे को टिकट दी जाए। कंपनी ने टिकट कटवा दी। सबसे बड़ा मुद्दा है ये रिलायंस कंपनी, बीमा कंपनी है, उसके द्वारा ये टिकट राहुल कसवा की टिकट काटी गई थी, उनको ये रोका गया था। और राहुल कसवा के द्वारा 7200 करोड़ का जो क्लेम दिया गया है उसकी बदौलत चूरू जिले की जनता है राहुल कसवा के साथ रही है। और अभी भी जैसे बीमा कंपनी रिलायंस के जो कर्मचारी है वो गाँव में जाते हैं, किसानों को परेशान भी कर रहे हैं, किसी का सही तरीके से उनका वो क्लेम है वो सही तरीके से पास भी नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे किसानों के भी आए दिन मैसेज आ रहे हैं, कम से कम 20 से 25% किसानों की बीमा है वो कैंसिल कर दी गई है, फिर उनको वापस बहाल भी किया गया है। तो अब की बार ये मैं मानता हूँ कि ये जो लोकसभा का जो चुनाव है सबसे बड़ा मुद्दा यदि चूरू जिले में रहा है वो बीमा क्लेम का रहा है। राहुल कसवा ने जो मुद्दे आप गिना रहे हैं वो धरातल पर कहीं नजर नहीं है, ना ही दोनों प्रत्याशियों के भाषणों में, ना ही लोगों के बीच में। हालांकि आप ये मुद्दे जरूर बता रहे हैं, पर अच्छी बात है, मुद्दे होने चाहिए, लेकिन मुद्दे रहे नहीं। चूरू जिले के अंदर किसानों का यदि भौतिक सत्यापन करवाया जाए उनके खातों का, तो मैं आपको ये बता दूं उनकी जितनी फसल नहीं होती है उससे ज्यादा उनके पास क्लेम आया है। और अब लोगों के जहन में ये बात बैठ चुकी थी कि राहुल कसवा के ही द्वारा अपने को ये क्लेम मिला है। यहाँ चूरू जिले में लंबे अरसे से धरने प्रदर्शन हुए हैं, उसमें मैं ये मानता हूँ बीजेपी, कांग्रेस और कॉमरेड के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। उसी की देन मैं ये मानता हूँ कि इसमें राहुल कसवा के पक्ष में सबसे ज्यादा किसानों का वोटिंग। देखिए, ये भी दिलचस्प रहा कि बीमे का मुद्दा है वो काफी बड़ा रहा। चूरू की बात करें तो चूरू के अंदर सबसे लंबा आंदोलन है वो माकपा ने यहाँ पर किया। 6 महीने के करीब यहाँ पर माकपा के लोग हैं, जो सीपीआईएम के लोग हैं, वो जिला कलेक्टर के आगे धरने पे बैठे रहे, जिसके बाद में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने फिर सभी को जयपुर बुलाया, उनकी बातों को समझा और फिर वो क्लेम का मुद्दा है वो हल हुआ। सर, आखिर किन मुद्दों को लेकर सर वोट है वो जनता ने किया? मुद्दे क्या रहे जनता के इस चुनाव में? चुनाव में किसान विरोधी रहे, किसानों के। इसके अलावा अब जो भविष्य के जो अपने सांसद चुन के आएंगे 4 जून को, उनसे क्या उम्मीद है, क्या काम है वो यहाँ पर चूरू जिले के अंदर होने चाहिए? बीमा क्लेम का, सबसे ज्यादा बीमा क्लेम का है। और किसानों की वो जो तुलाई हो रही है उसके बारे में रोल सा रही है। चुनाव के अंदर बीमा क्लेम की बात हुई नेताओं के भाषणों में? बिल्कुल बिल्कुल हुई। सबसे ज्यादा जोर बीमा क्लेम पर रहा है। ठीक है, तो बीमा क्लेम की बात करें, अलग अलग इन्होंने बातें अपनी रखी है। हालांकि जनता है वो किससे सरताज बनाएगी तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक आखिरी सवाल हम सभी से पूछना चाहेंगे कि आखिर राजस्थान के अंदर 25 सीटों में से कितनी सीटें हैं वो भाजपा की आ रही है या कांग्रेस की आ रही है? सर, एक सभी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। सर, राजस्थान की बात करें तो 25 सीटों में से कितनी सीटें हैं वो भाजपा की आ रही है? 21 सीटें भाजपा की आ रही है। ठीक है सर, कितनी सीटें हैं वो लग रही है भाजपा की आएगी, कांग्रेस की आएगी? भाजपा की 14 आएगी। 14 और कांग्रेस? बाकी 11 कांग्रेस की आएगी। ठीक है सर, आपको क्या लगता है कितनी सीटें हैं वो भाजपा की आ रही है? भाजपा की 12-13 सीट आ रही है और ये 12 सीट मतलब कांग्रेस और उनके जो गठबंधन है उनको आ रही है। सर, आपको क्या लगता है कितनी सीटें हैं वो भाजपा की आ रही है? 7-8 सीट कांग्रेस की आ रही है, बाकी भाजपा की है। सर, क्या लगता है कितनी सीटें आ रही है? इन्होंने बताया वही सही। या कितनी सीटें हैं वो भाजपा की आ रही है? देखो 17 सीटों का अनुमान लगा रहे हैं। 17 सीटें भाजपा की आ रही है और बाकी जो 8 सीटें वो कांग्रेस की आ रही है। भैया, कितनी लगती है सीट? ये कांग्रेस की 20 सीटें लग रही है। कांग्रेस की 20 सीटें लग रही है। आखिर क्यों जनता ने वोट करी कांग्रेस को? कांग्रेस किसान और जुबान का मुद्दा रहा, अग्निपंथ जैसी योजनाएं। अभी कुछ महीने पहले अभी विधानसभा चुनाव आप कांग्रेस क्यों पिछड़ गई? कहाँ पिछड़ गई थी? यहाँ तो जीती थी। यहाँ जीती थी, पूरे राजस्थान की बात कर तो पिछड़ गई। वो तो नहीं, अशोक गहलोत के कारण पिछड़ गई थी। साफ फैक्टर है। सर, कितनी सीटें वो आ रही है? देखिए, कांग्रेस ही 2 डिजिट में आएगी अगली बार, 10 से ऊपर आएगी। 10 से ऊपर आएगी और वो कई सीटों पे जैसे कांटे का मुकाबला है उसमें कोई भी उस फाइट में निकल सकता है। पारदर्शी तरीके से यदि ईवीएम का यदि सही रिजल्ट पारदर्शी तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कितनी सीटें वो आ रही है बीजेपी? 25 के 25 सीट ला रहा हूँ। वजह बस उसके काम के कारण। कितनी सीटें आ रही है? 10 से 12 कांग्रेस की सीट। 12 कांग्रेस, 10 से 12।
देखिए अलग अलग ये मत रहे, 10 से 12 सीटें हैं वो बता रहे हैं, कोई पूरी 25 की 25 बता रहे हैं। हालांकि बीजेपी है वो आश्वस्त है और मोदी के नाम पर बीजेपी है, एक बार फिर से चुनाव में रही और 25 की 25 सीटें, एक बार फिर से राजस्थान की बात करें तो जीतने का दावा वो बीजेपी कर रही है। हालांकि कांग्रेस इस चुनाव के अंदर तोका दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कांग्रेस ने भी इस चुनाव के अंदर मजबूती से इस चुनाव को लड़ा है। हालांकि कांग्रेस इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं पायलट और गहलोत खेमों में बटी हुई नजर आई, और लेकिन परिणाम है वो चौंकाने वाले इस चुनाव में होंगे निश्चित रूप से, ये हर कोई कह रहा है। और हमें भी लग रहा है कि 4 से 5 ऐसी सीटें राजस्थान के जहां पर कड़ी टक्कर है, कांटे का मुकाबला है, वो सीटें किस ओर जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ओवरऑल हम परिणामों की बात करें तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि आखिर जनता ने किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया है, आखिर प्रदेश के अंदर जनता है वो किससे कितनी सीटें दे रही है, ये भी परिणामों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिला, विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र, वहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला, चाहे चूरू हो, झुंझुनू हो, सीकर हो, इसके अलावा नागौर हो, दौसा हो या फिर भरतपुर हो, इन सीटों में काफी टफ मुकाबला देखने को मिला। गंगानगर की भी हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर भी काफी कड़ा मुकाबला है वो इस बार रहा। अब सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। जब मत पेटियां खुलेगी तो किसके पक्ष में परिणाम जाएंगे ये देखने लायक होगा। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। तो ये थे चूरू से हमारे संवाददाता जो आपको बता रहे थे कि चूरू में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, जहां पर कुछ लोग ने आपने देखा कि पेपर लीक मामले हो गए, क्षेत्र के विकास हो गए, महंगाई हो गई, रोजगार होकर सरकार से थोड़े खफा हैं। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई 500 साल के उस त्याग को पुनः बीजेपी ने जागृत किया है और इसलिए हमारा वोट उन्हीं को जाएगा। फिलहाल हम और आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, आंकड़े 4 जून को होंगे, लेकिन उसके लिए आपको देखते रहना पड़ेगा क्योंकि हम आपको लगातार कवरेज दे रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मुझे दीजिए इजाजत, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।